सेहतनामा। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो आईबीएस के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं, फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है। हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है। तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है। पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था, आईबीएस, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए। जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है। इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है और गले में हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स। तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए। सुनते हैं ये गाना।
मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का रात फिर मिले कहीं। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है? नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ। दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें? मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है? क्या सिम्टम होते हैं खास तौर से? नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है। जी जी, कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है। जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है ये, नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है। सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। जो उनकी स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप
दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है। ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूं कल रात को, ठीक से सोया हूं कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूं अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है। तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ? बिल्कुल, या एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है? गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन्स होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जी, जो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन इजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया। जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली। जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया? तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्द दिल दर्द जिगर। ये गाना क्या मुझे बात बहुत है, पसंद है। आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस
कुछ लिखाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या? किस तरह के एक्सरसाइज? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना। साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है, तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा। जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जी। पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। पर अगर ये इमोशन दोबारा होता रहा, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतड़ी में छाले होते हैं, उसे दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी
ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नॉजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलिएक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है। जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है? हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें 2 बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं। पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है। जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ सकता है जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें? हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसका भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है। हाँ। बोले हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी नहीं पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है। पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते। तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके 2 तरह की भाजियां हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल। लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया। तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे जी, और काफी सुना है हमने जी। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है।
अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पतझर में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले प्यार बदलता नहीं, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स can lead to cancers in the food pipe. जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है। जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया 1 सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है और जब उसको एसिडी लग रही हो रहा है, बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो उसको 24 आवर pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस। जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं? तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू
अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है। तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले यहाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है।
पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे बाबा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तुम्हें मेरी कसम खाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। तेरी कसम आऊंगा। अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता? तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये 3 बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। जी, I think nutrition is very very important based on what I told, and exercise. एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये 3 पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये 3 चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया? ये क्या समस्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स को माइग्रेन होता है। बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है। तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो। क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है। जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने कहा तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स। जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन्स कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड
उसके साथ। जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है? तो हाँ, तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड 1 कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज। धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है। ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है, समझे कॉल मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल। जी जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को? तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है। सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है। ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटामिनेशन होता है, फीको ओरल कंटामिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं। हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला। अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है, वो तो हम जानते ही होता है। ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है। फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस। जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है, तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के। दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। एक सोनोग्राफी करेंगे, उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं। जी जी। और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है? नहीं, जरा भी नहीं है। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के
मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है, तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये? ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स, बट सेंसिटिविटी। दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत। तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी, या कुछ नहीं? नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। कच्चा सलाद हो गया, फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में। कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो, ताकि यू वेल हाइड्रेटेड। और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस? एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता। आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये। ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए? चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो। चले चलो लगान का? लगान फिल्म का गाना चले चलो। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो कोई राह में ना थम जावे। चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे। चले चलो कोई कितना भी बहकावे। चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो मिट जावे जो टकरावे। चले चलो कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, आ जाए क्या पर जाए क्या। हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का तर जाए क्या। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ अब डर नहीं मन में आवे। चलो यार हाँ चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे। चले चलो।
डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स, कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो। तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं? हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल दे रहे ये तेल अच्छा है, ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर, बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है। और स्टेरॉइड भी आता है। और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देके फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन भी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है, उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होंगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड। डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। सेहतनामा।